अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्नोम। हमने इस पे बात करनी है नियर फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जिसका दूसरा नाम है स्नोम। नाम प्यारा है ना। चले आए इस टेक्निक को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये टेक्निक एक सिंपल लोकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जैसी ही है। ज़रा देखिए, मैंने इसकी डिफाइन सबसे पहले लिखी है। अ टेक्निक कैपेबल ऑफ ऑप्टिकली इन्वेस्टिगेशन the surface of a sample to form either a highly resolution two-dimensional image or to perform a local spectroscopy। यानी कि अगर आपको हाईली रेजोल्यूशन टू डायमेंशनल इमेज चाहिए होती तो आप स्नोम को यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्नोम। जैसे कि नाम है इसका नियर फील्ड इलेक्ट्रोस्कोपी, और पूरा नाम इसका पड़ जाता है एक छोटा सा निकनेम स्नोम। स्नोम एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सरफेस की। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक पूरी दुनिया में कितने सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कार्स हैं, कितनी सी चीज़ें हैं, कितने सारे विंडो पैनल्स हैं। तो हम जब किसी भी सरफेस को जानना चाहते होते हैं तो हम उसके ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुख्तलिफ तरह के हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम जो है स्नोम को यूज़ करते हैं और हम टू डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन इमेज को हासिल करते हैं। इसकी मैंने डिफाइन सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ अ टेक्निक कैपेबल ऑफ ऑप्टिकली investigating the surface of sample to form either a highly resolution two dimensional image or to perform a local spectroscopy। यानी अगर आपको हाईली रेजोल्यूशन और टू डायमेंशनल इमेज चाहिए होती है तो आप इसको यूज़ करते हैं। अब सवाल ये होता है कि वाई स्नोम आपको क्यों ही इस्तेमाल करना है। ये उसकी वजह यह है कि ये बियॉन्ड द डिफ्रैक्शनल लिमिट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, इट generate high special resolution image beyond the diffraction limit। हम beyond the diffraction limit को यूज़ करने के लिए जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ स्नोम ही है, और which is not possible in कन्वेंशनल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जो कि आप कन्वेंशनल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको बात समझ आई कि हम क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं और ये है क्या। यानी टू डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन इमेज हासिल करने के लिए किसी भी सरफेस की वो हम स्नो यूज़ करते हैं, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बियॉन्ड द डिफ्रैक्शनल लिमिट के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर पाते हैं, जो कि एक आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हमने जिसके पार्ट्स पढ़ने हैं उसमें पहले हमने कुछ चीज़ें जो पढ़नी है अगले टॉपिक में वो पढ़नी है हमने रोल ऑफ एवेनेसेंट वेव, कि एवेनेसेंट वेव का इसमें क्या रोल होता है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ना है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम लाइट सोर्स को कैसे बनाते हैं। लाइट सोर्स को बनाने के दो मेथड होते हैं, अ स्टैंडर्ड AFM, ठीक है, और दूसरा है एच्ड ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लाइट सोर्स को बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको एडजस्ट वगैरह करने के लिए दो मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। एक है शेयर फोर्स फीडबैक और एक है नॉर्मल फोर्स फीडबैक। और उसके बाद हम इसके चार मोड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो एक जो टॉपिक हमने पढ़ना है, सबसे पहले मैंने आपको एक खांचा पेश किया है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने स्नोम की डिफाइन पढ़नी है, उसके बाद हमने स्नोम को क्यों यूज़ करना है वो पढ़ा, और हमने इसके अंदर हमने जो चीज़ें एवरेसेंट वेव हो गई या उसके अंदर हम जो लाइट सोर्स कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम उसको एडजस्ट करने के लिए कौन से दो मेथड यूज़ करने वाले हैं, या हम किस तरह से वैल्यूज़ हासिल करते हैं, तो उसके 4 मूड्स क्या हैं या उसकी एग्जांपल क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। आइए हम सैम्पल्स के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे चीज़ों की। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ना आपको दिख रही है टिप, जैसे कि आपने अभी डायग्राम बनाई होगी। उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि टिप वो प्लेस होती है जहाँ से उस सैंपल के ऊपर रेजेस पड़ेंगी। ये वाली साइड टिप है, ओके, और इस टिप से पड़ रही हैं रेजेस यहाँ पर, और ये है डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है और आपको देगा उस सैंपल की वीडियो। अब हम देखते हैं इसके इर्द गिर्द क्या है। इस साइड को ज़रा भूल जाए थोड़ा सा, ये देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज़्म लगा हुआ है जो कि उस टिप को कंट्रोल कर रहा है कि कितना दूर जाना है, कितना पास आना है, कितना दूर रहना है सैंपल से। मीन टू से दैट कि हमारे पास डिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है डिस्टेंस बिटवीन सैंपल एंड टिप, उसको करता है फीडबैक मैकेनिज़्म कंट्रोल। और टिप वो चीज़ होती है जिससे रेजेस निकलती हैं, और वो रेजेस स्पेसिफिक किस्म की सैंपल की सरफेस पे पड़ती हैं, और उस सरफेस से हम डिटेक्ट करते हैं कि उस सरफेस की हाईली रेजोल्यूशन कितनी है, इमेज हम हासिल करते हैं। आपको बेसिकली स्टेप समझ आया सारा का सारा। इसी चीज़ को हमने एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिएगा आपको चीज़ें बात में समझ आना शुरू होंगी।
मतलब कि इससे प्रीवियस लेसन में प्रीवियस पॉइंट में आपको ये बात समझाई थी कि स्नोम है, कैसे यूज़ क्यों करते हैं, उसमें हम क्या क्या पार्ट्स पढ़ेंगे। इस पिक्चर से मैंने आपको ये बताया है कि वो पार्ट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको एक पार्ट बताया था रेजेस के ऊपर कि रेजेस कौन सी यूज़ हो रही हैं। रेज यूज़ होने वाली थी ऑनेस्टेड रेजेस। तो हम उस ऑनेस्टेड रेजेस को हम देखेंगे कि वो कैसे बनती हैं, किस तरह बनती हैं। उससे पढ़ने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप प्लीज़ आएँ तवज्जो दें उस स्टेप की तरफ। Hey, yes, you are right. This is क्लास 10th बुक। इस क्लास 10th के बुक में हमने एक मैकेनिज़्म को पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम पहले इन 3 टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे कि जब लाइट आई किसी मीडियम पे, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, 2 मीडियम्स हैं। लाइट आई और उसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो लाइट अपने रास्ते से परे हट गई, थोड़ा सा मुड़ गई। इस मुड़ने के अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही। और जब लाइट ने या रे ने एंगल बनाया क्रिटिकल एंगल के बराबर, क्रिटिकल एंगल बेसिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री का एक एंगल जो है ना, आप देख सकते हैं, तो वो जो लाइट होती है वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली मुड़ जाती है। देखिए ये यहाँ से लाइट आई और ये परपेंडिकुलरली मुड़ गई। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट की रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो वो लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर टोटल वापस की वापस इनसाइड चली जाएगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसी मीडियम में रहेगी। तो यानी कि एक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा क्रिटिकल एंगल क्या है, फिर हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम दोबारा रिवाइज करते हैं। जब लाइट आई और क्रिटिकल एंगल से छोटी हुई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई। जब लाइट आई जो 90 डिग्री के बराबर हुई तो वो अपनी 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गई। और जब लाइट आई जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुई तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर चली गई, यानी वापस उसी मीडियम में सारी लाइट चली गई। तो वर्क हम बात कर रहे थे स्नोम की कि स्नोम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, पार्ट्स क्या हैं। ये देख रहे हैं जी हम स्नोम के उस एरिया को जिसको मैं कह रहा था टिप 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 टिप। देखो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि टिप के अंदर से रेजिज आ रही हैं और वो रेजिज पे पड़ती हैं और ये बताता है सरफेस के बारे में यहाँ से डिडक्टर को, जो कि मैं आपको पिक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर हमने एक जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि यहाँ पर स्नोम में जो हम रेजिज यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्नोम मेजरिंग इज़ डिफाइंड बाय द साइज़ of the point light source usually 50 to 100 नैनोमीटर। यानी कि जो पॉइंट लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो 50 से 100 नैनोमीटर के दरमियान में होना चाहिए। ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि इंस्टेड टू फॉर्म इमेज बाय लेंस, लेंस के ज़रिए इमेज बनाने से बेहतर है द ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन मटेरियल इज़ ऑब्टेन पॉइंट बाय पॉइंट। यानी इसके ज़रिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट उसका सारा का सारा आपको उसका जवाब मिलेगा, बताएगा, हर पॉइंट का बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे ये देखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसने सरफेस का हमें इमेज दिया है और यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें ये वाला पॉइंट क्या है। और एक सेकंड, ये देखते हैं सबस्ट्रेट है, डिवाइसेस है, SiO2 है, मटेरियल, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। स्नोम क्या होता है? स्नोम इज़ फॉर स्कैनिंग नियर फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड अल्टरनेटिव नेम ऑफ एनस्नोम। यानी स्नोम का दूसरा नाम एनस्नोम होता है। इसमें जो प्रिंसिपल बेसिकली यूज़ किया जाता है वो सच काइंड टेक्निक होती है जिसके अंदर से लाइट पास की जाती है थ्रू अ सब वेवलेंथ डायमीटर अपर्चर एंड इल्यूमिनेट अ सैंपल दैट इज़ प्लेस्ड विद इन द नियर फील्ड। यानी नियर फील्ड के ऊपर कोई सैंपल रखा जाता है, उसके ऊपर जो है वो एक सब वेवलेंथ डायमीटर अपर्चर, ये इसको कह रहे हैं सब वेवलेंथ डायमीटर अपर्चर के ज़रिए उसके ऊपर लाइट को डाला जाता है। अब ये क्यों इसने कहा कि सब वेवलेंथ, उसकी वजह मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एवेसेंट जो वेव होती है वो कैसे बना रहे हैं ये और इस हवाले से क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, एक तो यहाँ पर हमने इसमें मेन पॉइंट यही पढ़ना था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कि इसमें रेजिस डालते हैं और वो उसकी सतह के हवाले से हमें बताता है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने ये बताना था कि इसके अंदर जो रेजिस यूज़ हो रही हैं वो कितने नैनोमीटर की होती हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इसके हाईली जो ना बियॉन्ड द डिफ्रेक्शन लिमिट के अलावा जो है यूज़ किया जा सकता है इसको। उसके बाद यहाँ पर देखो ये मैंने एक पॉइंट हेडिंग की हुई है विदाउट टचिंग इट, यानी कि हमें ये समझ आता है कि ये लाइट जो है वो ये जो पॉइंट है ये इस सरफेस को टच नहीं करेगा, इसकी रेजिस टच करेंगी। चलो मैं पढ़ देता हूँ। The point of light source must take scanned over the surface without touching it, and the optical signal from the
सरफेस मस्ट बी कलेक्टेड एंड डिटेक्टेड। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप यहाँ डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको इमेज में ही बता दिया था कि ये देखें, यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही थी वो डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर ली थी और हमें वीडियो दी थी। अब मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो इसका मकसद यही था कि आप जब आप इस स्टेप से चलेंगे आपको पता होगा कि ये टिप है, इस टिप में ये सैंपल है, यहाँ से लाइट पड़ रही है। वो लाइट कौन सी पड़ने वाली है? उस लाइट का नाम है एवनेसेंट वेव। अब एवनेसेंट वेव क्या होती है हम उसको डिस्कस करते हैं स्लाइड 2 के अंदर। ओके, चलो स्लाइड 2 के अंदर हम चलते हैं। स्लाइड 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रे आई और वो मुड़ गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक रे आई और ये साइड से टेढ़ी मुड़ गई, टेढ़ी मुड़ने को रिफ्रैक्ट कहते हैं। एक रे आई और वो रे यहाँ से टकरा कर सारी वापस मुड़ गई। ओहो, यानी ये कमाल हमें समझ आया कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में, जब एक मीडियम में लाइट आती है वो पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। मैंने वो क्या समझाया था, वो क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है, मगर यहाँ पर मैंने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन भी हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है। एक साथ दो फिनोमेना हो रहे हैं। हालांकि मैंने तो दोनों फिनोमेना को पढ़ लिया है, तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें हम एवनेसेंट वेव को पढ़ेंगे। और ये मेरा बताने का मकसद ये था, डायरेक्टली मैंने यूँ नहीं बताया कि जब आप एवनेसेंट वेव का नाम सुने तो आपको दोनों फिनोमेना का मतलब हल्का हल्का समझ में आ जाए। वो कहता है कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 इज़ लेस दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि हर मटेरियल के अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि ना वो कितनी लाइट बर्दाश्त कर सकती है, या उसका मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के साथ निस्बत होती है। तो खैर इसको तुम जान दो, इस बात को हम देख लेते हैं कि इफ़ N2 बड़ा है N1 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बड़ा है N1 से, दो अलग अलग मीडियम है, देन इन अ क्रिटिकल एंगल बियॉन्ड विच एन impinging wave is totally reflected at interface, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। यानी कि जब लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी लाइट वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। और इस तरह की कंडीशन में वो कहता है N2 जो है वो, यानी मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से बड़ा होने वाला है। बियॉन्ड द इंटरफेरेंस एंड एविसेंट वेव इज़ जनरेटेड विच अ वेव डीके एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर जो सबसे स्पेशल बात वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ना लाइट आ रही थी, जैसे वो ना भाई एक आती है और वो रिफ्रैक्ट हो रही थी, फिर थोड़ी देर बाद हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एंगल बड़ा होता गया और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ गई। ये सारी कहानी मैंने आपको पहले समझाई थी, इसलिए समझाई थी कि आपको समझ जाए कि कैसे एक वे रिफ्रैक्ट होते होते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जा सकती है। उसकी वजह से थी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा क्रिटिकल एंगल से, वो वैसे वैसे पहले वो अगर रिफ्लेक्शन हो रही थी तो फिर वो क्रिटिकल एंगल में हो गई, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हो गई। तो एक तरह से एक फेनोमेना आकर होने लगा है कि एक यहाँ से शुरू हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता गई और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सारी वापस चली गई। तो इसलिए इसका ग्राफ जो आपको मिलेगा वो डी के एक्सपोनेंशियल मिलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डी के हो रहा है एक्सपोनेंशियली ग्राफ, और यहीं पर आपको प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के वाले से बताया हुआ है कि वो लाइट इस तरह से प्रोपेगेशन करेगी। अब समझाए डी के क्यों हुआ। डी के इसलिए हुआ क्योंकि लाइट रिफ्रैक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पहुँची, ये पहुंचना उसको डीके करता गया, और इस तरह की स्पेसिफिक लाइट को एवनेसेंट वेव कहते हैं। और ये स्पेसिफिक लाइट पड़ती है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ये देखिए यहाँ से तेज़ ज़्यादा बड़ी लाइट आ रही है और ये सडनली कम होती जाएगी और इस पॉइंट पर पड़ेगी। तो इसीलिए एवनेसेंट वेव को हम यूज़ करते हैं इसमें। अब वो हम स्पेशल किस्म के उसके अंदर लाइट सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो जो हम आला बनाएंगे इसमें से लाइट सोर्स पड़ेगा, इसको हम बात कर रहे हैं इसकी। तो उसको कैसे बनाएंगे उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ग्राउंड, वेलकम ऑन द ग्राउंड ऑफ मार्शल आर्ट, लेट्स फाइट। पॉइंट सोर्स की हम बात कर रहे थे कि पॉइंट सोर्स कैसा होगा। पॉइंट सोर्स के अंदर हमने पढ़ा कि पॉइंट सोर्स दो तरह के मेथड से बन सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, क्या बताया था उस वाले से, वो बता सकता है मुझे? अच्छा मुझे आप बताएं। चलें ये देखें कि हमने बताया था कि एक होता है स्टैंडर्ड AFM कल्टीवेटर और दूसरा था ईच्ड ऑप्टिकल फाइबर। दो मेथड होते हैं पॉइंट सोर्स बनाने के। अब हम पॉइंट सोर्स को डिस्कस करेंगे, वो कैसे कैसे बन सकते हैं और वो कैसे कैसे बनते हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम यूज़ करने वाले पॉइंट सोर्स हैं, वो पहला तो सोर्स हमने यूज़ किया है पुल्ड, वन कैन बी यूज़ पुल्ड और एच्ड ऑप्टिकल फाइबर। एच्ड ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली मतलब होता है कि एक मटेरियल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को कोटिंग करना एच्ड कहलाता है। तो एच्ड ऑप्टिकल फाइबर यानी कि एक मटेरियल आपने ले लिया, जैसे कि आपने ये देखा, ये आपने एक मेटल लिया है एल्युमिनियम का, नहीं ये आपने एक ट्यूब ली, वो थी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड की,
उसके ऊपर आपने कोटिंग की SiO2 की, यानी फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और उसके ऊपर आपने कोटिंग की एल्यूमिनियम की, और ये आपका बन गया एक तरह का पॉइंट लाइट सोर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट लाइट सोर्स में पहले जो इमेज आ रही है, जो रेजेज आ रही हैं वो किस तरह की और बाद में किस तरह की हो रही है। पहले जिनका डायमीटर था 250, उनका डायमीटर हो गया 150। अब ये एक्सपोनेंशियली आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है नहीं हो रही, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो रही है ना। यानी कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ को आप ऐसे भी कह लो कि एक जब बहुत सारी रेजेज आ रही थी और सडनली सिर्फ अब वो एक सिंगल रेज में चेंज होने लग गई, तो यहाँ पर आप देखें इसे भी कहेंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो गई, और ये आपके सामने है। तो इस तरह का जो पॉइंट सोर्स हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एच्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दैट आर कोटेड विद आ मेटल एक्सेप्टेड फॉर आ अपर्चर एट द फाइबर एंड। अपर्चर इस सुराख को कहा जाता है कि वो कहता है एक ऐसे हम मेटल की ट्यूब बनाएंगे जिसके आखिर में एक सुराख सा होगा। द लाइट इज कपल्ड इनटू द फाइबर एंड इज emitted at the sub wavelength 15 नैनोमीटर और लार्जर परफॉर्म द फाइबर। यानी कि जो वेवलेंथ हम लगा रहे हैं वो 15 नैनोमीटर तक की हो सकती है जो उसमें से इमिट करेगी। मैंने पहले भी शायद आपको बताया है, जहाँ पे मैं बताया कि 15 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की वो रेज होंगी, और ये आ गई जी। नया फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। नया फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम AFM कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर का मतलब होता है एक हमने जैसे ना कोई चीज़ लिया यानी ओवल शेप, यानी उसकी ऐसी ना एक परत लेंगे, उस परत के अंदर से यहाँ से उसकी निब निकालेंगे इस तरह की, तो ऊपर एक सुराख सा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? जैसे कि ये देखो, मैं इसे कर देता हूँ और ये देखो यहाँ सुराख बनेगा और नीचे से उसका एक उभार सा बनेगा। नीचे से अगर देखता हूँ तो मैं इस पेज के ना, देखना ये नहीं बना, क्या करता है ये पीछे बन जाएगा, बनना चाहिए, खैर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, तो इस तरह से एक जो है ना आप एक ऑपरेटर्स तैयार करते हैं जिसमें हम ये वाला सोर्स नहीं, ये वाला सोर्स हम यूज़ करते हैं। तो इस सोर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे कहा जाता है अ स्टैंडर्ड AFM कैंटिलीवर विद अ होलो इन द सेंटर ऑफ द पैरामाइड टिप। यानी एक होल करेंगे पैरामाइड टिप में, जब आप होल करेंगे तो फिर क्या होगा, a laser is focused on the hole which of the sub wavelength dimensions। अब आप देखेंगे तो फिर एक सब वेवलेंथ डायमेंशंस ये बनाएगा। तो बेसिकली इस तरह के अगर आप जो ना ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो उससे कहा जाता है स्टैंडर्ड AFM कैंटिलीवर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि होलो एल्यूमिनियम टिप जो होती है वो स्टैंडर्ड अपर्चर साइज़ होता है 100 नैनोमीटर और वहाँ पर था 50 नैनोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस चीज़ की कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, ये कंट्रोल करता है टिप को उस सरफेस से टकराने से। इससे मैंने इमेज पहले समझा दी थी, मगर कुछ लोगों को यकीन नहीं होता हमारी सलाहियतों पर। खैर, अच्छा, उसके बाद जो टिप कंट्रोल कर रहा है ना फीडबैक मैकेनिज्म, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है शेयर फोर्स मैकेनिज्म और एक होता है नॉर्मल फोर्स मैकेनिज्म। शेयर फोर्स मैकेनिज्म की शेप कुछ इस तरह की होती है। जब मैंने आपसे कहा था डायग्राम बनाएं, तो उस डायग्राम को मैंने आपको ये वाली बनाने को नहीं दी थी, मैंने ये वाली इस तरह की डायग्राम बनाने को दी थी, और इसीलिए मैंने कहा था कि वो डायग्राम लाजमी बनाएं, क्योंकि उस डायग्राम के ज़रिए आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये वाली चीज़ टिप के साथ कनेक्टेड थी। आप देख सकते हैं। अच्छा, इसे शेयर पेयर क्यों कहते हैं? इसको शेयर पेयर करने का एक मकसद है, शेयर फोर्स करने का एक मकसद है, वो ये है कि इसके अंदर ना बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ फोर्स जा रही होती है ऊपर और एक फोर्स तरफ जा रही होती है नीचे। तो इस तरह की जो फोर्स होती है इसको जब शेयर करके बनाया जाता है ना, ये शेयरिंग फोर्स कहलाती है एक तरह की ना। एक शेयर, दो फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो जो इस तरह की फोर्स होती है जब ये कल्टीवेटर पे मतलब ये एक तरह का उस पर टिप पर पड़ती है, जब ये इस तरह की फोर्स टिप पर पड़ती है तो वो फिर कंट्रोल करती है कितना आप करीब जाएंगे, कितना दूर नहीं जाएंगे, और इसको कंट्रोल किया जाता है, आपने देखा होगा, एक सोर्स के ज़रिए से। और इसमें एक रेजोनेंस पैदा करवाई जाती है। रेजोनेंस का मतलब होता है इस तरह मूव कर। पढ़ देता हूँ। अ शेयर फोर्स जो है और अ ट्यूनिंग फोर्क याद है, ऐसा होता है बिल्कुल। ट्यूनिंग फोर्क, द स्ट्रेट टिप इज़ माउंटेड टू द टर्निंग फ्रॉक विच इज़ देन oscillated at its resonance frequency, जो वो अपनी resonance frequency के साथ मूव करता है। The amplitude of this oscillation is strongly dependent on the tip surface distance and it can be efficiently used as a feedback of signal। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखो ये क्या करता है, oscillate करता है frequency के साथ, और वो amplitude जो पैदा हो रहा है वो of the oscillator का वो strongly depend कर रहा होता है टिप के साथ, ओके। एंड इट कैन बी इफ़ेक्टिवली यूज एज आ फीडबैक सिग्नल, आप इसे फीडबैक सिग्नल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। सबसे आसान है स्नोम की ये वाली नॉर्मल फोर्स फीडबैक। इसमें क्या होता है ना कि लेज़र पड़ती है, लेज़र,
लेज़र लाइट टकराती है टिप के साथ और टिप से वो रिफ्लेक्ट होती है, और टिप जो है वो उस लेज़र लाइट के असर में आकर कितने दूर रहना है और कितने करीब रहना है वो उसके हिसाब से चलता है। इन द नॉर्मल फीडबैक फोर्स फीडबैक it is possible to perform experiment in contact and in the intermittent contact mode. This feedback mechanism is only possible with the कैंटिलीवर्ड। अब कैंटिलीवर कौन सा था याद है? कैंटिलीवर हमारे पास ये वाला था, ये वाला मेथड से अगर हम करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे विद कैंटिलीवर टैप्ड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद AFM कैंटिलीवर विद होल। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं ना, इसको उस होल पे मारते हैं लाइट को, रेज़ को, और फिर वो इस तरह से इफेक्ट यूज़ करते हैं। और इसमें जो है आप देख भी सकते हैं यहाँ से रेज़ आई और ये देखो कैंटिलीवर से टकराए, कैंटिलीवर जो है वो सरफेस से टकरा रहा है और यहाँ से रेज़ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं फोटो डायोड के पास, और ये बता रहा है आपको उसकी रीडिंग के हवाले से कि कैसी होगी। तो ये फीडबैक तब भी यूज़ होगा जब ये वाले भाई साहब का तरीका यूज़ होगा जिसे कहते हैं AFM कैंटिलीवर। ओके हमारे पास टॉपिक है मोड्स का। मोड्स के अंदर हम पढ़ते हैं 4 तरह के मोड्स होते हैं: ट्रांसमिशन मोड, रिफ्लेक्शन मोड, कलेक्शन मोड इमेजिंग एंड इल्यूमिनेशन ओवर कलेक्शन मोड इमेजिंग। पहले में आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन हो रही है लाइट की, तो ट्रांसमिशन मोड हो गया कि यहाँ से भी रेजेस जा रही है। अब टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्टिंग मोड, और उसके बाद जब उसको कलेक्ट किया जाएगा तो वो सारा मोड रहेगा कलेक्टिंग मोड, और उसके बाद जब आप उस डायग्राम बनाएंगे जो इमेज आपको हासिल होगी स्नोम से वो होता है कलेक्शन मोड इमेजिंग। ओके, मैंने कहा था इसके बाद हम सम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मोड्स हो गए हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, ड्राम मेमोरी एक तरह का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने स्नोम को डाला और स्नोम से हमें इमेजिंग हासिल हुई। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन से आपको सिर्फ कितनी इमेज हासिल हुई है उसकी ना, रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से। फिर शेयर फोर्स इमेजिंग जब हमने हासिल की तो वो किस कदर उसने हमें डिटेल दी है 1 माइक्रोमीटर में, और उसने हमें हर पॉइंट के बारे में बताया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है, और ये एक तरह का सैंपल को यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा है कि अगर आप फिश एयर को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने स्नोम को यूज़ किया उसकी सरफेस जानने के लिए। तो आप देखें कि अगर आपने रिफ्लेक्शन स्नोम सिर्फ एक सिंपल रिफ्लेक्शन की तो कैसी इमेज आई, लेकिन जब आपने उसमें ट्रांसमिशन स्नोम किया तो आपको उसकी इमेज कैसी आई, और जब आपने शेयर फोर्स रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया तो आपको इमेज कितनी ज़्यादा डिटेल से, और उसने बताया कि देखिए इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस है, यहाँ भी यही बातें लिखी हुई हैं कि द रिफ्लेक्शन मोड इमेजिंग ईजिली अलाउ कंटेनिंग द रिंग एंड द ट्रांसपेरेंट सैंपल लाइक द वन। उसने सिर्फ आपको सीरियस उसको भी ज़्यादा पढ़ के बोर हो गया ना। द रिफ्लेक्शन जो है ना वो आपको हासिल होगी, आप देखें रिफ्लेक्शन मोड में आपको रिंग्स हासिल होंगे। ट्रांसमिशन मोड में इज़ पॉसिबल एज अ वेल, एक कुएँ की तरह दिखाई देगा, जबकि शेयर फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन साइमल्टेनियसली विद द स्नोम इमेजिंग, और आप इस तरीके से आपको इमेजिंग की बहुत ज़्यादा डिटेल हासिल होगी। ओके, तो ये हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमें जो बातें समझ में आई वो ये समझ आई कि रेजोल्यूशन वाइज जो स्नोम होता है वो 30 से लेकर 100 नैनोमीटर तक जो है वो हमें इस रेजोल्यूशन बेस में वो हमें इमेज देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ, ये देखें ये 1 से शुरू हो रहा है और जा रहा है 100 के ऊपर तक। ये स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप के ज़रिए था। स्नोम के ज़रिए जो रेजोल्यूशन हमें मिलती है वो मिलती है 30 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। और फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है LSM जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमें इससे भी फर्दर ज़्यादा हमें रेजोल्यूशन इमेज देती है। ये आप देख सकते हैं कि एग्जांपल कि एक AFM से हमें जो इमेज हासिल हुई एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से, वो हमें किस तरह की थी, और जबकि हमने एक स्नोम से लिया तो हमें किस कदर न्यूक्लियर फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से डिटेल हाजिर हो रही है। और ये आपके सामने एक एग्जांपल भी है और उसकी रेजोल्यूशन वाइज हमें बात भी बताई गई है। यहाँ पर हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है, सम एग्जांपल ऑफ स्नोम इमेजिंग, के आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इमेजिंग की डिटेल्स हासिल होती हैं। स्लाइड नंबर 42 लास्ट। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैयर हासिल होगी बाय नियर फील्ड माइक्रोस्कोपी के ज़रिए। आप ये भी मतलब सरफेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटेल भी आप इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ से जो ना ये लाइट आई और ये इस सरफेस पे पड़ी, अब देखें ये प्रिज्म पे पड़ी और प्रिज्म से सारी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये क्या था? ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब पीछे पड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, कौन सी वेव हो गई, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एवेनेस्टेड रेजेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने आपको डिटेल दी और वो इमेज आपको हासिल हुई। वो इमेज के बारे में उन्होंने साइज़ बड़ा करके बताया हुआ है कि किस लेवल तक वो आपको बड़ा कर बता सकते हैं कि 30
1000 किलो 30 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपको कितनी इमेजिंग आपको दे रहा है। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर देयर। ओके।